हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं स्टैगफ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व के बारे में, जो कि आपके इन्फ्लेशन की इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता देती हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। इन दोनों पे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू कर लेते हैं आज के लेक्चर को। तो स्टैगफ्लेशन होता क्या है, इसके पीछे क्या क्या थ्योरीज हैं, कैसे इकोनॉमिस्ट इस सिचुएशन पे पहुंचे हैं कि इकोनॉमी में ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है। तो सिंस 1970 देयर हैज़ बीन पैराडॉक्सिकल डेवलपमेंट इन मोस्ट डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। कि अगर 1970 के बाद से बात की जाए तो ऐसी डेवलपमेंट हुई है, पैराडॉक्सिकल होता है कि जिसके दो मीनिंग्स निकलते हो, हम कहते हैं जिसका उल्टा हो। तो ऐसी डेवलपमेंट की गई थी। तो हमने देखा कि एक तरफ तो क्या है, प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा है, साथ ही में एम्प्लॉयमेंट भी कम होती जा रही है। ये तो एक सिचुएशन रही। और दूसरी तरफ क्या हुआ, प्राइजेज आपके बढ़ते जा रही हैं। राजे, इन्फ्लेशन क्या होता था कि प्राइजेस कॉन्टीन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, उसको इन्फ्लेशन कहते थे। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, प्राइजेस तो बढ़ ही रहे हैं लेकिन साथ में जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी कम हो रहा है। तो हम जिसको कहते हैं दोहरी मार पड़ रही है, प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ इकॉनमी आपकी फॉल डाउन हो रही है। तो इसी सिचुएशन को हम लोग मतलब इन्फ्लेशन और स्टैग्नेशन को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। मतलब दोनों की सिचुएशन अगर हम लोग मिला दें तो स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है, स्टैग्नेशन जिसमें आपका प्रोडक्शन कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल फॉल डाउन हो रहा है। और आपका इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब प्राइसेस का बढ़ जाना। इसी वजह से स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है विच टेंड्स prices tend to rise with reduced level of production and employment। prices बढ़ रहे हैं लेकिन level of production और employment कम होता जा रहा है। जनरली इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में रिलेट नहीं करते, ये दोनों साथ साथ में नहीं चल सकते। इसी वजह से तो हम इस स्टैगफ्लेशन को पैराडॉक्स कहते हैं कि हम लोग मानते हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस देखी गई हैं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। इनकी को एग्जिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक पैराडॉक्स कहते हैं, जो कि आजकल सेवरल नेशंस में बहुत इन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, एक पेनफुल सिचुएशन मानी गई है। तो इसके फीचर्स पढ़ते हैं क्या क्या होता है इसमें। एक तो है आपके प्राइजेस का बढ़ जाना, दूसरा है वेज रेट का बढ़ना, थर्ड वन की डिमांड का कम हो जाना, प्रोडक्शन का कम हो जाना, एक्सेस कैपेसिटी की एमरजेंस हो जानी, और सिक्स्थ पॉइंट है आपका इंक्रीज इन द इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, के लोगों को रोजगार ही नहीं मिल पा रहा, वो काम तो करना चाहते हैं। क्या क्या कॉजेज है इसके पीछे, मनी सप्लाई का बढ़ जाना। रजे, डिमांड बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन का तो यही कॉज होता है व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई। दूसरी बात ये है कि राइज हो जाना वेज रेट्स का, क्योंकि ट्रेड यूनियंस का प्रेशर बहुत होता है। तीसरा पॉइंट है कि एग्रीकल्चर के प्राइसेस का बढ़ता जाना। और फोर्थ वन है एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस का बढ़ना। फिफ्थ है आपका कि बैंक्स ने अपना क्रेडिट एक्सपेंशन लॉन्च किया हुआ है। सिक्स्थ है डेफिसिट हो गया हमारे एक्सटर्नल ट्रेड में, कि हमने अगर कोई चीज़ को ट्रेड कर रहे थे उसमें कमी आना स्टार्ट, डेफिसिट आना शुरू हो गया। सेवन्थ है आपका कि प्राइसेस बढ़ गए पेट्रोल के और कोल के। एट्थ है आपका कि प्रोडक्शन आपकी कम हो गई, क्योंकि कुछ ना कुछ ड्राफ्ट्स की वजह से, फ्लड्स की वजह से, नेचुरल कैलमिटीज़ की वजह से प्रोडक्शन कम हो गई है। नाइन्थ है कि इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में इंक्रीज़ आया है। फिर है आपका लोगों की सेविंग इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ आ जाए। रिडक्शन इन द डिमांड, डिमांड में कमी आ जाना अगर आप फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ को अपनाते हो इन्फ्लेशन का निपटारा करने के लिए। एक्सेस कैपेसिटी का बढ़ जाना, क्योंकि आपके डिमांड में कमी हो चुकी है लेकिन पीछे से सप्लाई बहुत हो रही है, तो आपके पास कुछ ऐसी एक्सेस कैपेसिटी बच जाती है। थर्टीन्थ है रिड्यूस डिमांड फॉर द लेबर रिजल्टिंग इन द अनएम्प्लॉयमेंट, कि आप लेबर की डिमांड ही नहीं कर रहे हो जिस वजह से बेरोजगारी पैदा हो रही है। तो ये है किस वजह से स्टैगफ्लेशन आती है। सोल्यूशन क्या होगा अब इसका। पहला सोल्यूशन यही है कि एक एप्रोप्रिएट इनकम पॉलिसी हमें चाहिए ताकि हम लोग इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम से निपटारा पा सकें।
वेज रेट आपका रेगुलेट होना चाहिए, ये नहीं है कि वेज रेट को बढ़ाते चले जाओ। सेकंड है जो क्रिएशन है बैंक क्रेडिट का और सप्लाई है जो मनी की, उस पर पूरा कंट्रोल रखा जाए, उस पर चेक किया जाए। थर्ड है एक्साइज ड्यूटी या जो भी अदर इनकम इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसको रिड्यूस किया जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट आगे बढ़ सके। फिर है कंजप्शन लेवल को देखा जाए, उसको ज़्यादा बढ़ाया जाए, लोग सेविंग ना करें ज़्यादा, कंजप्शन लेवल को बढ़ाया जाए। फिर है आपका लेबर इंटेंसिव एंटरप्राइजेस को ही इनकरेज होना चाहिए। हमने कॉज में पढ़ा था ना राजे, इंक्रीज इन द इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, और एक पढ़ा था इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो इस चीज़ों की वजह से इसको आगे आप इसको क्या है सोल्यूशन में ले जाओ कि इंडस्ट्रियल कैपेसिटी नहीं, मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस को इनकरेज करना चाहिए ना, ताकि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आ सके, क्योंकि इंडस्ट्रीज में ज़्यादा मशीनरी यूज़ होती है, कैपिटल इंटेंसिव होती है। लोग सेविंग की बजाय क्या करें, कंजप्शन करें। तो ये सारे कुछ कारण हो सकते हैं, सॉरी सोल्यूशन हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ, जिसको हम फिलिप्स कर्व कहते थे। ये था आपका स्टैगफ्लेशन कि इसके फीचर्स क्या हैं, कॉजेज क्या है और सोल्यूशन क्या हो सकता है। इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ को ही हम लोग नाम किसका देते हैं, फिलिप्स कर्व का। फिलिप्स एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये कर्व डिराइव की है, जिस वजह से इनका नाम इसी मतलब इस कर्व का नाम उनके नाम पे रखा गया है। रिसेंटली एक इम्पेरिकल थ्योरी इन्फ्लेशन की प्रेजेंट की गई थी A.W. फिलिप्स के द्वारा, जिनको हम लोग कहते हैं फिलिप्स कर्व हाइपोथेसिस। और फिलिप्स कर्व होता क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जो कि इम्पेरिकली वेज प्राइस एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप को बताती है, मतलब पूरा स्टैटिस्टिकल डाटा के अकॉर्डिंग दिखाती है, रियलिटी में इसको देखा गया है। तो हम लोग एक फिगर ड्रॉ करेंगे जिसमें एक्स एक्सिस पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट होगा, वाई एक्सिस पे आपका एनुअल रेट होगा, मनी वेजेस या प्राइजेस हम लोग मान के चलते हैं उसका हो जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन की दर होगी। फिलिप्स कर्व होता क्या है, एक इनडायरेक्ट या इन्वर्स रिलेशनशिप हम लोग कह सकते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में। दो वेरिएबल्स कौन से हैं, एक तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा है आपका चेंज इन मनी वेजेस या फिर प्राइजेस। ठीक है, प्राइजेस को ले लिया जाता है या मनी वेजेस में क्या क्या चेंजेस आते जा रहे हैं। तो पहले हम लोग कर्व बना लेते हैं और इसमें एक्स एक्सिस पे रहे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, वाई एक्सिस पे आपका क्या है इन्फ्लेशन का रेट या फिर मनी वेजेस के चेंजेस का रेट है। यहाँ पे हम लोग एक कर्व जो ड्रॉ करवा रहे हैं ये वाई डैश तक जा रही है, मतलब नीचे वाला पॉइंट भी आपका आएगा। ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ करवाई है ये ओ एक्स वाली, और आपकी फिलिप्स कर्व रहे कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। ठीक है, यही हमारी क्या होती है फिलिप्स कर्व। समझते हैं कि ये क्यों इस तरीके से बनी है, इनडायरेक्टली क्यों बनी है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपका वेज में जो इंक्रीज का जो फंक्शन चल रहा था, जब वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाए तो वहीं पे जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ये आपका वेजेस का स्ट्रक्चर है, तब अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इतना है। वेजेस आपके कम होना शुरू हो, डिक्लाइन हुए, तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है, बढ़ गया। जितने वेजेस और डिक्लाइन होते जाएंगे रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो वाइस वर्सा भी हो सकता है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल काफ़ी लो हो जाए, बहुत कम है बेरोज़गारी की दर, वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिमांड होने स्टार्ट हो जाती है, लोगों को सबको रोज़गार मिल गया, डिमांड एक्सेस में होती है। डिमांड एक्सेस में होने की वजह से क्या होता है, डिमांड पुल की वजह से वेजेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। हमने किया ना डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जिसमें डिमांड आपकी बढ़ जाए सप्लाई से, तो हम देखते हैं कि जो आगे वेजेस ट्रेड यूनियंस है ज़्यादा वेजेस की डिमांड करना शुरू कर देते हैं, जिन वजह से वेजेस आपकी बढ़ जाती है। लेकिन जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, बेरोज़गारी बढ़ जाती है, तब ट्रेड यूनियंस को जो आपकी डिमांड है ना वो वीकन हो जाती है, वो रिसिस्ट हो जाती है। ये आगे सारा कुछ लिखा हुआ है कि वो क्या करते हैं, अब अपनी वेजेस को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, इतने स्ट्रॉन्गर नहीं होते, कहीं ना कहीं वो रुक जाते हैं, जिस वजह से जो वेज रेट है वो इतना हाई नहीं हो पाता है। तो राजी यही सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया है कि वेज रेट इंक्रीज टेंड्स टू डिमिनिशेस, क्योंकि उनका जो पॉइंट है वो वीकन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ जाती है। अब हमने इसकी रिलेशनशिप से ये देखा है
फ्रॉम द गिवन रिलेशनशिप बिटवीन वेज रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये इजी हो जाता है कि हम लोग इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का भी रिलेशनशिप बता पाएँ, बिकॉज प्राइस लेवल आपका क्लोजली रिलेटेड होता है वेज कॉस्ट से कंपैरेटिव मार्केट में। मतलब उन्होंने बताया वेज रेट को देखते देखते हम लोग ये भी रिलेशनशिप ढूंढ सकते हैं कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो इसी वजह से जो आपका फिलिप्स कर्व है वो हमें ये बताता है कि क्या क्या एक्सपेक्टेड रेट होता है प्राइस का, जिस जिस तरीके से आपकी अनएम्प्लॉयमेंट में चेंजेस आते जा रहे हैं। सपोज करो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखी है। सपोज अगर रेट अनएम्प्लॉयमेंट का कितना है 8% है और रेट इन्फ्लेशन का कितना है 2% है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा 8% जा रहा है, इन्फ्लेशन का रेट है 2%। इफ़ द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हमने अनएम्प्लॉयमेंट को 4% कर दिया तो इसका मतलब ये है इन्फ्लेशन का रेट बढ़ जाएगा, और वो कितना बढ़ गया 6% बढ़ गया। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यही इनका मेन पॉइंट था इस थ्योरी में। तो जो रिलेशन देखा गया है वो इनवर्स है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इन्फ्लेशन कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा। वही सिमिलर रिलेशनशिप देखा जाता है मनी वेज रेट में और आपका अनएम्प्लॉयमेंट में। इसी को फॉलो करते हुए हमने क्या पाया कि अगर हमारा डिज़ायर है कि इन्फ्लेशन कम हो तो हमें ये भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो और वहीं हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस तरीके से इन्फ्लेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इन दोनों में रिलेशनशिप का पाया जाता है, देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप। यही थी रजी आपकी फिलिप्स कर्व, ये थी आपके शॉर्ट पीरियड की फिलिप्स कर्व। आगे हम बात करते हैं लॉन्ग पीरियड फिलिप्स कर्व। इकोनॉमिस्ट लाइक मिल्टन फ्रीडमैन एंड E.S. फेल्ट्स, उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि फिलिप्स कर्व क्या है, एक्सप्रेसेस ऑन ए ट्रांजिटरी शॉर्ट पीरियड रिलेशनशिप, कि आपकी फिलिप्स कर्व सिर्फ और सिर्फ थोड़े समय में ही रिलेशनशिप बता सकती है, और लंबे समय की रिलेशनशिप बताने के लिए उन्होंने एक कंसेप्ट दिया है दैट इज कॉल्ड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसका ये मतलब होता है दैट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट corresponding to a real wage which tends to clear off from the labor market। इसका ये मतलब होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका स्टिल हो जाता है, भले ही क्या भी मनी वेजेस या प्राइजेस चल रहे हों इकोनॉमी में, पूरा क्लियर ऑफ हो जाती है मनी आपकी लेबर मार्केट। दूसरे तरीके से कहा जाए तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा रेट है इन विच द फोर्सेज और द वेरिएबल्स इंक्रीज करें या डिमिनिशिंग इन्फ्लेशन एंड वेजेस आर इन इक्विलिब्रियम। सभी आपका क्लियर पॉइंट पे आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। हियर इन्फ्लेशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगी। इसका मतलब नाइदर इट शो टेंडेंसी टू इंक्रीज, ना ही वो बढ़ना पसंद करेगी ना ही कम होना पसंद करेगी, बिल्कुल अपने इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाएगी, जिसका मतलब वहाँ पे मैक्सिमम लेवल होगा आपके एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि वहाँ पे सारी की सारी प्रोडक्शन एक्टिविटी को अच्छे तरीके से यूज़ कर पा रहे हो लंबे समय में, कोई भी ऐसी कंडीशन है ही नहीं, तो आपकी इन्फ्लेशन रेट बिल्कुल ही आपके इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाएगा। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में जो एक्चुअल इन्फ्लेशन होती है वो आपकी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के बराबर हो जाती है। इसी वजह से अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन हो जाता है बिलो द नेचुरल रेट, जिस वजह से इफेक्टिव डिमांड आपकी बढ़ जाती है, लेकिन बढ़ना उसका एक टेम्पररी टर्म है। हमने कहा हुआ है कि लॉन्ग पीरियड में ज़्यादातर सबको सारी कंडीशंस अपने आप ना सही होना स्टार्ट हो जाती है। इसी वजह से ही जो हम लोग कर्व भी ड्रॉ करेंगे वो बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन ही ड्रॉ होगी, बिकॉज द राइजिंग प्राइजेस लोअर द रियल वेजेस एंड वंस द वर्कर रियलाइज दिस दे विल बार्गेन फॉर द हायर एंड हायर मनी वेजेस, क्योंकि प्राइजेस बढ़ते हैं लेकिन उनके वेजेस कम होते हैं, जिस वजह से वर्कर्स को पता लगना शुरू हो जाता है, फिर वो बार्गेनिंग करते हैं कि हमें मनी वेजेस ज़्यादा दी जाए, जिस वजह से दस अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू रिटर्न टू द नेचुरल रेट, कि अनएम्प्लॉयमेंट अपने नेचुरल रेट पे वापस आ जाती है। इकोनॉमिस्ट के द्वारा हम लोग देखते हैं कि ये वाली जो कर्व है लॉन्ग पीरियड की वो कैसे बनेगी, फिलिप्स कर्व। ये वाई डैश आ गया, ये आपका ओ पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, क्योंकि नेगेटिव भी जा सकते हैं, इसी वजह से हम इसको नीचे तक लेके जाते हैं। तो ये आपकी एन और N1, ये है आपकी लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व क्या होती है। एक्स एक्सिस पे वही है अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आएगा, या जिसे हम लोग नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, और वाई एक्सिस पे आपका आ जाएगा जो एनुअल रेट है, चेंजेस क्या हो रहे हैं आपके मनी में, वेजेस में या फिर प्राइजेस में। तो यहाँ पे बताया गया है लॉन्ग रन
जो आपकी फिलिप्स कर्व वर्टिकल लाइन होगी जो आपको क्या दिखा रही है, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है ट्रेड ऑफ की अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में और इन्फ्लेशन के बीच में, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आ चुका है आपका इन्फ्लेशन लेवल, कोई भी ट्रेड ऑफ नहीं होगा। तो लॉन्ग रन फिलिप्स जो कर्व है वो अभी टेस्ट होना बाकी है प्रैक्टिस में। जस्ट ये एक थ्योरी है जो कि फेल्प्स ने बताया है कि लंबे समय में ये कंडीशन देखने को मिल सकती है कि आपकी ज़्यादातर जो चेंजेस हैं उससे आपके अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला, वो बिल्कुल स्टिल हो जाता है, तो इन्फ्लेशन आपकी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाती है। अच्छा, ये था बस आपका आज का टॉपिक। इसमें ज़्यादा बस डिस्कस करने वाली चीज़ है स्टैगफ्लेशन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका जो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है, क्योंकि लॉन्ग रन में ये होता है कि अभी ये प्रैक्टिस में नहीं आई है, इसका अभी टेस्ट होना बाकी है, लेकिन आप ध्यान में रख लेना कि इसकी कर्व कैसे बनते हैं और किसने ये वाली चीज़ें आपको दी थी। तो ईएस फेल्प्स का और मिल्टन फ्रीडमैन का ये कंसेप्ट था। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।